बाद में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज ने दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को मार देता है, पृथ्वीराज चंद्रबरदाई को मार देता है। तो ये कहानी सुनाई किसने? ये कहानी एक मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। किस किसने देखी आप में से? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के अंदर जैक स्पैरो का एक डायलॉग है, आप जिन्होंने देखी होगी ना, पायरेट्स मतलब लुटेरे, लुटेरों पर है। तो वो कहता है, जैक स्पैरो कहता है कि उसके पहले कोई आगे बोलता है कि जो भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चंगुल में आज तक फंस गया है वो कभी लौटकर वापस। तो जैक स्पैरो कहता है कि फिर ये कहानियां बताता कौन है, कि वो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, अपने पास किसने पहुंचाए? पर हम राजस्थान वालों के पास जवाब है। हम कहते हैं चंद्रबरदाई का बेटा था जलहण। चंद्रबरदाई का बेटे का नाम क्या था? और जलहण ने बाद में इस कहानी को पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को आगे पूरा वो करता था, उसने ये बातें लिखी है। लेकिन पृथ्वीराज रासो के साथ में एक भयंकर लोचा है। पृथ्वीराज रासो हमें 1676 से पहले पता ही नहीं था कि इस प्रकार की कोई किताब है। पृथ्वीराज रासो की शुरुआती जानकारियां हमें कब मिलती है? 1676। कब मिलती है? 1676, 1676। जबकि घटना कब की है? 1192, मतलब 1200 की मान लो। पता कब चल रहा है? 1700 के आसपास। इसका मतलब 500 साल तक पृथ्वीराज रासो के बारे में कोई नहीं जानता था। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। हसन निजामी की बुक का नाम क्या है? और इसमें हसन निजामी ये लिखता है कि हमने उसे सरस्वती नाम की जगह से पकड़ा, पकड़ने के बाद उसे सरेंडर कर दिया। पकड़ने के बाद क्या कर दिया? तो हम उसको लेके आए और हमने उसको अजमेर का राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया? अजमेर और दिल्ली दोनों जगह चौहानों का कब्जा था। तो वो कहता दिल्ली पे तो हमने कब्जा किया और चौहानों को वापस क्या दे दिया? उनका अजमेर। और अजमेर का राजा किसको बना दिया? पृथ्वीराज। लेकिन पृथ्वीराज ने अजमेर का राजा बनने के थोड़े दिनों बाद हमारे खिलाफ फिर विद्रोह कर दिया। इस बार हमने वापस पकड़ा और पकड़ के मार दिया। इसका मतलब हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सरेंडर करने का मतलब तो यही हुआ। कौन कहता है ऐसा? अपनी कौन सी बुक में क्या कहता है? कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों के लिए गौरी की अधीनता स्वीकार की, हमने उसको कहां का राजा बनाया? अजमेर। थोड़े दिनों बाद उसने वापस बगावत की। कहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक किसके अधीन शासन किया था? ये उधर का वर्जन है ना, तुर्कों की साइड का वर्जन है। अपनी साइड का एक जो वर्जन दिया गया वो देता चंद्रबरदाई। कौन देता है? चंद्रबरदाई वाली किताब मेरी बताई हुई, पृथ्वीराज रासो। पहले दिन ही अपने बात कर ली थी उसकी। अच्छा, वो वाला वर्जन ज्यादातर आप लोगों को पता है, मैं रिकॉल करवा देता हूं जल्दी जल्दी। चंद्रबरदाई अपनी पृथ्वीराज रासो के अंदर ये लिखता है कि पृथ्वीराज को यहां से पकड़ा, पकड़ने के बाद उसे गजनी ले गए। कहां ले गए? गजनी ले गए। चंद्रबरदाई ये कहता है कि मैं पृथ्वीराज का बहुत अच्छा दोस्त था, और जब पृथ्वीराज को यहां से पकड़ के गजनी ले गए तो मैं मेरे दोस्त के पीछे पीछे गया, उससे मिलने के लिए गया। जब मैं उससे जेल में मिला जाके, मैं वहां गौरी से बात की, मैंने कहा मेरे दोस्त को तुम पकड़ रहा है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे जेल में उससे मिलवाया। लेकिन मैं जब जेल में मिलने के लिए गया तो मैं बड़ा हैरान था कि गौरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल ली थी, पृथ्वीराज की दोनों। और वहां पृथ्वीराज एकदम बिना आंखों के अंधा हुआ जेल के अंदर पड़ा हुआ था। मैंने पृथ्वीराज से पूछा, पृथ्वीराज ये क्या किया? तो उसने कहा ये तो पकड़ के लाए मुझे, पकड़ के ला के आंखें निकाल ली और अब ये मुझे मारेंगे। ऐसी बात की जा रही है कि या तो मैं माफी मांग लूं और या मुझे ये मारेंगे। माफी मांगने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, तो ये मुझे मारेंगे। तो चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने गौरी से जाके बात की और मैंने गौरी को जाकर, क्या गौरी यार, हमने तेरे को पकड़ा था और तूने माफी मांगी हमसे और हमने तेरे को छोड़ दिया था, हाथ भी टच नहीं किया तेरे, और तू देख यार हमारे एक राजा को पकड़ के लाया, आंखें निकलवा ली। आंखें कौन निकालता है यार किसी की? और गौरी अंसार, गौरी ने कहा कवि, अपनी अपनी संस्कृतियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। भारतीय संस्कृति कहती है कि दुश्मन के साथ में बुरा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। हमारे वाली संस्कृति तो कहती है कि दुश्मन को देखते ही मार दिया जाना चाहिए। ये थोड़े दिन के लिए रख लिया है, बहुत बड़ी बात नहीं। और अभी तो आंखें निकाली, अभी तो देख थोड़े थोड़े अंग और काटेंगे, उन पर नमक मिर्च और लगाएंगे कई दिन तक, बाद में मारेंगे इसको, बहुत ढंग से तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि सुल्तान, अब जो तुम करोगे वैसा करोगे, तुम्हारे कैद के अंदर है हमारा राजा, लेकिन यार आंखें तो नहीं निकालनी थी यार, कम से कम किसी बंदे की आंखें कैसे निकाल सकते हो? गौरी ने कहा यार जो कर ली वो तो कर ली अब। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि फिर भी तुझे एक बात बताता हूं, भले ही तूने हमारे राजा की आंखें निकाल ली हो, लेकिन हमारे राजा के पास में गजब की विशेषता है, गजब की योग्यता है। क्या है? कि बिना आंखों के तीर चला सकता है, बिना आंखों के, और तीर मार सकता है। गौरी ने कहा सुबह से मैं ही मिला और किसी के साथ मजाक की नहीं उठने के बाद आज सुबह। उसने कहा यार बिना आंखों के अंधा आदमी कैसे तीर चला सकता है? उन्होंने कहा शब्द भेदी बाण। क्या चला सकता है? शब्द भेदी बाण चला। शब्द पे आवाज, नाद, स्वर, संगीत जहां से उभरे, जहां टन की आवाज है, एग्जैक्टली वहां पर निशाना लगा देगा। गौरी ने कहा ऐसा नहीं होता है, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए।
और चंद्रबरदाई ने कहा कि गौरी, तुम भारत के बारे में जानती कितना हो। हमारे शब्द भेदी बाण के चक्कर में तो बड़ी बड़ी कहानियां हो गई। हमारे अयोध्या में राजा हुए थे महाराज दशरथ। कौन हुए थे? और महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अक्सर वो सरयू नदी के पास में जाकर बैठ जाया करते। एक मचान पर एक स्टेज बनाया हुआ था रात के अंधेरे में, और सरयू नदी में जब भी जंगल का कोई जानवर पानी पीने के लिए आता, रात की उस शांति में जैसे जानवर की छपाक की आवाज आती, महाराज दशरथ तीर चलाकर और जानवर का शिकार कर लिया करते। एक दिन महाराज दशरथ अपने नियत समय पर उसी मचान पर जाकर बैठे हुए थे। चमत्कार को नमस्कार। भाग्य की विडंबना थी कि उस दिन पानी पीने के लिए कोई जानवर नहीं आया था। एक युवक श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला हुआ था, उसके अंधे माता पिता को जब प्यास लगी तो वो रात को सरयू नदी से पानी भरने के लिए आता है। जैसे सरयू नदी में उसके बर्तन की छपाक की आवाज आई, महाराज दशरथ ने तीर चलाया और श्रवण कुमार को मार दिया। पर जैसे तीर श्रवण कुमार के लगा और महाराज दशरथ ने एक मनुष्य की चित्कार सुनी, वो दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि नवयुवक उनकी आंखों के सामने लगभग दम तोड़ चुका था। नवयुवक ने दम तोड़ते तोड़ते कहा कि महाराज दशरथ, मेरे अंधे माता पिता पानी का वेट कर रहे होंगे, प्लीज पानी पिला देना। तब तक वो युवक मर चुका था। महाराज दशरथ उसके अंधे माता पिता के लिए पानी लेकर गए, लेकिन महाराज दशरथ से कुछ बोला ही नहीं गया उसके अंधे माता पिता के सामने। अंधे माता पिता को उसके पैरों के आहट से इतना तो पता चल गया कि श्रवण कुमार नहीं है। व्यक्ति जब नहीं बोला तो उन्हें किसी आशंका की भी आहट हुई, और उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, हमारा बेटा कहाँ है, श्रवण कुमार कहाँ गया। महाराज दशरथ ने रोते हुए उन्हें कहा कि गलती हुई मेरे से, मैंने आपके बेटे को तीर मार के मार दिया। अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं आप दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपको तीर्थ यात्रा घुमा दूंगा, मुझे माफ किया जाए। और अंधे माता पिता ने कहा कि राजा, हम तो तुम्हें क्या सजा दे सकते हैं, तुम्हें क्या माफ कर सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे, एक दिन तुम इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे। भाग्य का चक्र घुमा। महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदान के कारण भरत को जहां राज तिलक करवाया जाता है, भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया जाता है। महाराज दशरथ 14 साल के राम के वनवास के बाद उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे, जिस प्रकार श्रवण कुमार के अंधे माता पिता। चंद्रबरदाई ने कहा कि गौरी, हमारे वो शब्द भेदी बाण नहीं होता तो राम जी वनवास नहीं जाते, राम जी वनवास नहीं जाते तो माँ सीता का हरण नहीं होता, माँ सीता का हरण नहीं होता, रामायण नहीं होती। हमारे पूरे की कहानी, पूरे भारत की एक कहानी इस बात पर आधारित है, क्योंकि दशरथ को कौन सा तीर चलाना आता था? शब्द भेदी। उस दिन वो बाण नहीं चलाए तो हमारी तो पूरी कहानी गड़बड़ हो जाए। गौरी ने कहा कि यदि इतनी बात तुम कर रहे हो, कभी तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। और कहते दूसरे दिन सुल्तान मचान पर आके बैठा। इधर गौरी एक मचान पे आके बैठा, पृथ्वीराज को एक स्टेज पे खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई और कहा जैसे घंटी पे टन की आवाज आए, हाथों हाथ यहां से पृथ्वीराज को क्या चलाना है? तीर चलाना। चंद्रबरदाई ने गौरी को वापस कहा कि लेकिन तुम्हें उससे पहले आदेश देना पड़ेगा गौरी, जब तुम मेरे राजा को आदेश दोगे कि तीर चला तभी तो तीर चलाएगा। और चंद्रबरदाई ऐसा कहता है कि मैंने पृथ्वीराज को समझाया कि पृथ्वीराज, घंटी की आवाज पे ध्यान देना ही नहीं, ध्यान देना है अपने तो गौरी के आदेश पर। गौरी जिधर से बोलता है उधर देना है। पृथ्वीराज ने वापस चंद्रबरदाई को कहा कि कवि, आवाज तो मुझे आ जाएगी समझ में कि कहां से आवाज आ रही है, पर कितनी दूर से आ रही है ये मुझे पता नहीं चल पाता है। एग्जैक्टली वो जगह कितनी है ये नहीं पता चलेगा। तो उसने कहा ये चिंता मत कर, जगह मैं तेरे को एकदम एग्जैक्टली और बता देता हूं कितनी क्या है, फिर मैं तीर चला दूंगा। तो उसने कहा जगह बता देगा तो फिर मैं तीर चला दूंगा। आप लोगों ने ज्यादातर ने वो दोहा सुना होगा, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान हन मत चुके चौहान। तो उसने कहा कि 4 बांस, बांस होता है कि 4 बांस लगा दे, 24 गज, गज तो जानते हो, अपने को मकान लेते पूछते कितने गज का प्लॉट है, तो इतने गज और 8 अंगुलियां, 8 अंगुल गिनते ना किस चीज को, भाई ये पेन कितना है, तो मैं कहूं ये पेन 7 अंगुल का है ना, 7 अंगुल का। पहले चप्पलों के माप ऐसे लिया करते, कितने एंगल की जूतियां आती है ना, ऐसे लिया करते थे ना, तो वो तो अंगुलियां से गिना करते थे। तो 4 बांस 24 गज और 8 अंगुलियां, कितने ऊपर सुल्तान बैठा हुआ है और चौहान चूक मत जाना, एक तीर में सलटा दिया जिसको। और कहते जैसे ही उसने कहा कि आदेश दिया कि हाँ तीर चलाया जाए, पृथ्वीराज ने उधर गौरी की तरफ तीर चलाया, गौरी को मार दिया। ऐसा कहा जाता है, चंद्रबरदाई ऐसा लिखता है कि भाई गौरी को मारने के बाद में चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज ने, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज को मार देता है, पृथ्वीराज चंद्रबरदाई को मार देता है। ये कहानी सुनाई किसने? ये कहानी एक मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, किस किसने देखी आप में से? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के अंदर जैक स्पैरो का एक डायलॉग है, आप जिन्होंने देखी होगी। पायरेट्स मतलब लुटेरे, मतलब लुटेरों पर है। तो वो कहता है, जैक स्पैरो कहता है कि उसके पहले कोई आगे बोलता है कि जो भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चंगुल में आज तक फंस गया है वो कभी लौट कर वापस, तो जैक स्पैरो कहता है कि ये कहानियां बताता है।
कि वो ऐसे करते हैं अपने पास किसने पहुंचाई। पर हम राजस्थान वालों के पास जवाब है। हम कहते हैं चंद्रप्रदाई का बेटा था जलहण। चंद्रप्रदाई का बेटे का नाम क्या था? और जलहण ने बाद में इस कहानी को पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को आगे पूरा वो करता था, उसने ये बात लिखी। लेकिन पृथ्वीराज रासो के साथ में एक भयंकर लोचा है। पृथ्वीराज रासो हमें 1676 से पहले पता ही नहीं था कि इस प्रकार की कोई किताब है। पृथ्वीराज रासो की शुरुआती जानकारियां हमें कब मिलती है? 1676। कब मिलती है? 1676, 1676। जबकि घटना कब की है? 1192, मतलब 1200 की मान लो। पता कब चल रहा है? 1700 के आसपास। इसका मतलब 500 साल तक पृथ्वीराज रासो के बारे में कोई नहीं जानता था। हुआ यह कि मेवाड़ में आगे हम पढ़ेंगे कि महाराणा वे राज सिंह। मेवाड़ में महाराणा कौन वे? महाराणा राज सिंह जी ने एक झील बनवाई थी, राजसमंद। राजसमंद झील के पास में जब अभिलेख लगवा रहे थे, तब उन्होंने अपने कुछ दूत राजस्थान में अलग अलग जगह पे भेजे और कहा कि जाओ और जहां जहां से जो जो हिस्ट्री मिले वो हिस्ट्री लेके आओ, ताकि उन जगह की हिस्ट्री से मेवाड़ की हिस्ट्री पता लगाई जा सके। वो पूरी मेवाड़ की हिस्ट्री लगवा रहे थे। और हम पढ़ेंगे आगे मेवाड़ की हिस्ट्री का नाम है राज प्रशस्ति। क्या नाम है? तो जब राज प्रशस्ति लिखवाई जा रही थी, तब उनके अलग अलग दूत कई जगह पे आए। भाई मेवाड़ की हिस्ट्री मेवाड़ वालों के पास तो है, पर बाकियों ने भी तो लिखी होगी। अजमेर वालों ने लिखा होगा मेवाड़ में कौन राजा था, किससे ब्याह हुआ, किसकी यहां पर शादी हुई, किससे लड़े, कौन लड़ा, कौन मरा, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। भाई भारत में यदि पाकिस्तान की बात पता तो पाकिस्तान को भी तो भारत की बातें पता होगी। तो उनका वर्जन क्या, वो भी लेके आओ। जाओ जोधपुर जाओ, मेवाड़ की हिस्ट्री पता करो। जाओ दिल्ली जाओ, मेवाड़ की हिस्ट्री पता करो। तो एक दूत अजमेर आया, और अजमेर आया तो उस दूत ने कहा कि भाई राज प्रशस्ति के लिए हमें अजमेर का इतिहास चाहिए। तब उसके पास एक बंदा आया और बंदे ने आके कहा कि मेरे पास पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो तो कहा चंद्रप्रदाई की किताब। चंद्रप्रदाई वो जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था कि हाँ उसकी लिखी हुई किताब है। तुम्हारे पास कैसे आई? उसने कहा मैं उनके परिवार का वंशज हूं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमारे घर पर पड़ी हुई है, आप इस पुस्तक को लेके चले जाओ। तो कहते भाई पृथ्वीराज रासो की पहली जानकारी हमें राज प्रशस्ति देती है। राज प्रशस्ति से पहले पृथ्वीराज रासो के बारे में हमारे पास में जानकारियां नहीं थी। पर जब फिर पृथ्वीराज रासो बहुत पॉपुलर हुई, पृथ्वीराज रासो की कहानियां खूब सारी पॉपुलर हुई, लेकिन बाद में जब इतिहास लिखा जाने लगा, जो आज की हिस्ट्री अपने लिखते हैं, इसको जब पढ़ा जाने लगा तो पता चला कि पृथ्वीराज रासो में बहुत सारी बातें झूठी है। और बहुत सारी बातें झूठी नहीं, मैं ये कहूं कि बाकी चीजों से मिलान नहीं हो पाती। तो लोगों का इसमें गड़बड़ है कि बाकी सब जगह लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान का जो ननिहाल था वो अचलराज कलचुरी के घर पे था, जो त्रिचुरी का राजा था, और उसकी जेठी जिसकी बेटी थी उसका नाम था कर्पूरी देवी। जबकि पृथ्वीराज रासो लिखता है कि पृथ्वीराज का ननिहाल दिल्ली था। ननिहाल कहां पे था? तो उनका एक किताब दिल्ली बताती है, बाकी सारी किताबें उस टाइम के वो उसको किसकी बेटी बताती है? अचलराज कलचुरी की। वो कहता है कलचुरियों का भांजा था। और ये किताब कहती है तोमरों का था। किसका था? तोमरों का। अच्छा, ये किताब ये कहती है कि पृथ्वीराज ने गौरी को वहां पे शब्द भेदी बाण से मार दिया था। किसे मार दिया था? शब्द भेदी बाण से मार दिया था। जबकि आज की हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री अब जो लिखी गई है वो कहती है कि नहीं, गौरी ने उसके बाद भी भारत पर हमले किए। गौरी तो 1206 तक भारत पर हमले कर रहा था, और 1206 में जब यहां से वापस जा रहा था तब किसी ने उसके छुरा मार दिया था, और छुरा मारने की वजह से वो मरा था। कोई खोखर था अपना, और खोखर ने उसके छुरा मार दिया, उस वजह से मरा था। अब यदि गौरी को वहां शब्द भेदी बाण से मारा हुआ मान लिया जाए तो उसके 1206 के हमले को प्रूव कैसे करेंगे? यदि गौरी को वहां पर मारा हुआ मान लिया जाए तो उसके छुरे लगने वाली घटना को यहां पर प्रूव कैसे किया जाएगा? तो हमारे अब के इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो सच्ची नहीं है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के हिसाब से पढ़ने की बहुत अच्छी बुक है, उसे पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है। क्या नहीं है? इतिहास। तो जब तक बातें प्रूव नहीं हो जाती, शब्द भेदी बाण वाली कहानी को केवल कहानी माना जाता है। संयोगिता वाली कहानी भी पृथ्वीराज रासो के अलावा कहीं नहीं है कि पृथ्वीराज रासो ही संयोगिता वाली ये बातें लिखता है। इसके अलावा उस टाइम बाकी जो भी किताबें लिखी गई उस किसी भी किताब में संयोगिता वाली जानकारियां नहीं। तो जब तक प्रूव नहीं हो तब तक अपने भी इसको कहानी की तरह ही देखते हैं। तो फिर अपने लगता है फिर हुआ क्या वास्तव में? तो हम कहते हैं न तो हसन निजामी वाला वर्जन सही, न चंद्रप्रदाय वाला वर्जन सही। सीधा सीधा सा था, यहां से उसको पकड़ा, पकड़ के उसको गजनी लेके गए, उसने माफी मांगी नहीं, उसकी आंखें वांखें निकाली होगी, निकाल के मार दिया होगा। किसी भी घटना को जब कई सालों के बाद में लिखा जाता है उसमें कई नमक मिर्च लगी जाते हैं, थोड़ी बातें अपने साथ में जुड़ी जाती है। कहानियां अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, परिवर्तित करती है अपने आप को। कोई कहानी 500 साल के बाद सुनाई जाए, उस कहानी में कई सारी बातें अपने आप ही अपने हिसाब से देश काल परिस्थितियों के अनुसार लोग जोड़ लेते हैं। तो हम कहते हैं पृथ्वीराज रासो की कहानियां हैं, अभी तक उन कहानियों को प्रूव किया नहीं जा सका। तो पृथ्वीराज रासो को हिस्ट्री नहीं माना जाता। पृथ्वीराज रासो अभी तक लिटरेचर है। केवल क्या है? बहुत अच्छा लिटरेचर है। हिंदी साहित्य की पहली मानक पुस्तक यदि चंद्रप्रदाय ने लिखी थी तो उस पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो माना जाता, पर उसकी कहानियों को सही अभी तक माना